महिला सशक्तिकरण को लेकर शहर की वरिष्ठ समाज सेवी बी पुलम्मा जी द्वारा पिछले कई वर्षों से कार्य किया जा रहा है। यही वजह है कि इस अभियान के चलते आज शहर के कई क्षेत्रों या कहें सैकड़ों हजारों महिलाएं इससे लाभान्वित हो चुकी हैं। बी पुलम्मा जी द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत कई ऐसी महिलाएं हैं जो स्वरोजगार से जुड़ चुकी हैं और अपने घर के परिचालन में अपनी सहयोगी महती जिम्मेदारी निभा रही हैं। तो महिला सशक्तिकरण को लेकर के ये अभियान इनके द्वारा कब से शुरू किया गया, इनके पीछे इनका क्या उद्देश्य रहा और आगे अपने इस अभियान को, महिला सशक्तिकरण के अभियान को ये किस स्तर पर ले जाना चाहेंगी, इन्हीं सब बातों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है बी पुलम्मा जी। आइए हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। जी मैडम, कोइन मीडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू। मैडम, मेरा सबसे पहला सवाल चूँकि कि यहाँ पे आता है, लगातार पिछले कई वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। आपको हमारे संज्ञान में ये भी कि आपको जानकारी लगने के उपरांत आप तत्काल सभी कार्यों को छोड़ करके उस पीड़ित व्यक्ति की सहायता के लिए मौके पर पहुंच जाती है। महिलाओं को आपने सशक्त बनाया, साक्षरता से लेकर के उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने को लेकर के। तो मैडम, इसकी शुरुआत कब से हुई और इसके पीछे आपका प्रमुख उद्देश्य क्या रहा है? सन 1990 में जब मैं 12वीं पास की थी, उस दौरान साक्षरता का यहाँ पर एक अपने उस समय, चूँकि तत्कालीन मध्य प्रदेश था, उस समय हमारे इधर केम क्षेत्र में बहुत ज़ोर शोर से जो है साक्षरता अभियान को लेकर के प्रचार प्रसार चल रहा था। चूँकि उस समय साड़ा का कार्यकाल था, तो मैंने भी जैसे थी, क्योंकि हम केम क्षेत्र में हैं, श्रमिक बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर शिक्षा का बहुत ज़्यादा अभाव था और ख़ास करके महिलाओं को लेकर के जो है एक रूढ़िवादी परंपरा ही समझिए कि उनको ऐसा लगता था कि अगर बच्चों को पढ़ाना है तो ऐसा लगता है कि उनके ऊपर दोहरा खर्चा वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि शादी करेंगे तो दहेज भी देना है और पढ़ाएंगे तो पढ़ाई के पीछे भी खर्चा करना, तो क्यों पढ़ाई के पीछे खर्चा करें, ये उनकी एक सोच थी। तो उस सोच की वजह से जो है हमारा केम क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र से बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। तो मुझे लगा कि इस क्षेत्र में जो है कुछ बच्चियों को लेकर के महिलाओं को साक्षर करना चाहिए, क्योंकि जब तक माँ साक्षर नहीं होगी तो वो बच्ची को साक्षरता में वो उसको पढ़ाना है, लिखाना है, पढ़ाई का क्या महत्व वो नहीं समझेगी। तो बहुत ज़रूरी था कि हम सबसे पहले माँ को साक्षर करें, ताकि वो शिक्षा के महत्व को समझेगी तो अपनी बच्ची को लेकर के वो थोड़ी सी जागरूक होगी। तो ये जो दिमाग में मेरा आया कि नहीं, सबसे पहले मुझे माताओं को ही पहले बताना पड़ेगा, उनको कुछ साक्षर करना पड़ेगा, शिक्षा के महत्व को वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं जब मैं मात्र 18 साल के आसपास की थी, तो तब से मैं इस अभियान से जुड़ी साक्षरता से। ये इसका मेरे पीछे खास एक एम था। मैडम, जैसा कि आपने बताया कि मात्र 18 साल की उम्र में ही आपने महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की। जगह जगह आप गई, लोगों से मिली, महिलाओं के भी जागरूकता लाई गई। अभी आपका कहना, जो आपने एक बात कही कि जब तक माँ साक्षर नहीं होगी तो अपनी उसकी बेटी कहाँ साक्षर हो सकती, ना इस दिशा में कोई माँ पहल करेगी। तो मैडम, आपके मन में ये विचार क्यों आया? और क्योंकि अब तक जब से आप साक्षरता अभियान से जुड़ी रही, तो आपके द्वारा कैंप क्षेत्र के अलावा अन्य किन किन स्थानों में जाकर के महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए प्रेरित किया गया? मेरे मन में ये विचार तब आया, चूँकि मैं जब 7वीं पढ़ रही थी, तब मेरे पापा को लगा कि अब आगे मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए था। तो उस समय कहीं ना कहीं मेरे बड़े भाई ने मुझे मेरा साथ दिया कि बोले नहीं, पढ़ाना ज़रूरी है, उसको पढ़ने दो। क्योंकि मेरी बहन का जो है बाल विवाह उस समय हो चुका था, वो मात्र 3-3.5 साल की रही होगी, मेरी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, तो उसका विवाह कब हुआ वो भी उसे नहीं पता। तो इस वजह से हमारा परिवार जो है टोटल निरक्षर था। मम्मी निरक्षर, पापा निरक्षर, और हमारे आगे के उधर के जो जितने भी हम देखे हमारे परिवार का, तो कोई पढ़ा लिखा नहीं था। तो थोड़ा सा जब भैया जब पढ़ाई करने लगे, तो उन्होंने जो है मुझे, मेरे बाद जैसे मेरे छोटे भाई हैं, तो उन्होंने हम लोगों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया कि पढ़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं भाई ने मेरे पक्ष लिया, पढ़ना चाह रही है उसको पढ़ने दो, क्योंकि हम लोग तो उस समय बीएसपी स्कूल में पढ़ते थे, प्राइवेट स्कूल में तो हम तो कभी गए भी नहीं, ना हमने कभी ट्यूशन किए। तो पढ़ाई के पीछे कोई खर्चा था नहीं, तो बोले इसको पढ़ने दो। तो जब मुझे समझ में आया कि नहीं, पढ़ेंगे नहीं तो कुछ होगा नहीं, तो वो जो दिमाग है शुरुआत हमारे घर से हुई है। आज हम लोग इसलिए अपने बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, हायर एजुकेशन तक लेकर के गए हैं। कहीं ना कहीं हमारे परिवार के देखेंगे बच्चियां जो है सही जगह पर है। बड़े भैया जैसे जो मुझे इतना प्रेरित किया, उनकी एक बेटी आज MBBS है, दूसरी छोटी बेटी उसकी IIT है,
आज अगर मैं देखूं तो मेरी आज बड़ी बेटी शकुंतला विद्यालय में एज ए टीचर है। तो हम लोगों को परिवार का एक एम था कि हम लड़कियां हैं घर में, तो हम लोग उनको पहले पढ़ाएंगे लिखाएंगे। इसी एम से हमने हमारे आसपास के माहौल में एक मैसेज देने की कोशिश की, क्योंकि अगर मैं बोलूँगी कि लड़कियों को आपको पढ़ाना है और मैं खुद ना पढ़ाऊँ तो ये तो गलत है। एक चीज़ ये है, और दूसरे हम लोग बेटियों को लेकर के इसलिए मुझे कहीं ना कहीं एक मन में एक ये आता था कि उनको एक सम्मान के नज़रिए से नहीं देखते थे। लड़की हुई मतलब बहुत दुखी एक मन से बोलते थे कि अरे उनको बेटी हुई है, तो ऐसा लगता था कि अरे बेटी जन्म लेकर के कौन सा पाप हो गया करके। तो हम लोग के मन में ये आया कि पहले हम अपने घर से शुरुआत करें, अपने आसपास से शुरुआत करें। जब इसका कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा तब हम कहीं ना कहीं दूसरे अदर जगह पर जा कर के बोल सकते हैं। तो हम लोगों ने इसलिए बेटियों को लेकर के बहुत ज़्यादा हम अपने बचपन से ही सेंसिटिव रहे हैं। मेरी जब 2 बेटियां हुई तो मैं जब 2 बेटियों से ऑपरेशन कराई, तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से किसी का नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, समाज के अच्छे उच्च पदों पे रहने वाले आज के इस समय में उन लोगों ने मुझे कहा कि आप कैसे ऑपरेशन करा लिए 2 बेटियों से, आपका वंश का क्या होगा। तो थोड़े देर के लिए मेरा भी दिमाग जो है सुन्न हो गया, क्या वाकई में मैंने बहुत गलत कर दिया क्या करके। पर उस समय बेटा या बेटी का लेकर के मन में उतनी ज़्यादा वो नहीं थी, ये था कि हमारी आर्थिक स्थिति कितनी है, हम कितने बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे, या हम लोग उसको अच्छे से थोड़ा सा मतलब अच्छे से थोड़ा सा पाल पाएंगे। इस उद्देश्य को लेकर के हमने मतलब नसबंदी का वो करा लिया कि क्योंकि इससे ज़्यादा हम बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, अच्छे एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, ये हमने अपने आर्थिक स्थिति को देखते हुए लिया था। पर उसका असर ये हुआ जब मैं 2 बेटियों से ऑपरेशन कराई, चूँकि हमारे परिवार की एक परंपरा चली आई समझ ली। उसके बाद मेरी बड़ी भाभी ने कराया, हमारी भतीजी ने किया। उसके बाद जब हमारे यहाँ से शुरुआत हुई तो आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे इस केम्प क्षेत्र के कम पढ़ी लिखी महिलाएँ हैं, परंतु उन सभी लोगों ने आज मेरे जो क्षेत्र में करीब 50-60 घर होंगे, तो 50-60 घरों में जितनी भी महिलाएं हैं सभी ने 2-2 बेटियों से ऑपरेशन कराया, क्योंकि पहले हम करें। शुरुआत आपको अगर कुछ अच्छा करना है, अगर कुछ कोई संदेश देना चाहते हो समाज के, तो पहले शुरुआत हमको खुद करनी पड़ेगी। हमको सिर्फ ज्ञान नहीं बांटना है, उसको अमल खुद करें तब हम दूसरे को बोलें। तो इसीलिए ये बचपन से ही जो लड़कियों को लेकर के जो भेदभाव होता था, मैंने अपने घर से ही देखा इस चीज़ को, तो मुझे लगा कि इसको विरोध भी ना अपने घर से ही करना चाहिए। तो हम लोग इस एक पहल को लेकर के शुरुआत किए। बहुत अच्छा संदेश, बहुत लंबा समय लगा, बहुत ताने भी सुने हम लोगों ने कि लड़कियों को लेकर के पढ़ा करके क्या करेंगे। मुझे भी बोला गया कि पढ़ करके कौन सा मैडम बन जाओगे ऐसा करके, क्योंकि मेरे जो क्लासमेट जो थे मेरे मोहल्ले से, जब तक मैं 12वीं में पहुंची हूँ 90 में, तब तक मेरे साथ जो पढ़ने वाले सभी के 1-2 बच्चे हो गए। तो मतलब 15-16 साल की जहाँ लड़कियाँ हो गई तो शादी सबसे पहले इम्पॉर्टेंट था, फ्यूचर का कोई जगह ही नहीं थी। 20 साल में मेरी शादी होते तक पता नहीं कितने मेरे मम्मी पापा को सुनना पड़ा, इवन मेरे बड़े भाई को सुनना पड़ा कि क्या कर रहे हो, पढ़ा लिखा करके क्या कर लोगे। तमाम चीज़ें हम लोगों ने बहुत कुछ सहा। उसके बाद लगा कि नहीं, सुनेंगे कुछ भी करेंगे, परंतु सोच अगर हमारी पॉजिटिव है बच्चों को लेकर के, एक बेटियों को लेकर के, तो इस तरफ हमको पहल करनी पड़ेगी। तो हम सुनते उनको किनारे किए। आज एक सुखद परिणाम ये अच्छा लगता है कि एटलीस्ट कम से कम ये नहीं बोलते हैं कि अरे उसकी 2 बेटी हो गई या 1 बेटी है। अब परिणाम ये आ गया कि बहुत सारे लोग अभी 1 बेटियों से भी ऑपरेशन करा ले रहे हैं, क्योंकि आज महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है, एजुकेशन महंगा हो गया है। हर कोई चाहता है कि मैं अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँ, तो उनको ज़रूरी है कि उस हिसाब से उसकी आमदनी है कि नहीं। श्रमिक क्षेत्र है, कोई सरकारी नौकरी में नहीं है, प्राइवेट नौकरियां भी किसी के पास, ऐसा नहीं कि किसी की सैलरी 20,000 है। तो उतने कम साधन में अगर वो अपने बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा देना है तो 1 बच्चों से अधिक आज के इस समय में नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक अच्छा लगता है कि हमारे संपर्क में जितने भी महिलाएँ हैं, जो भी हैं, तो हम लोग बहुत सारे दुख सुख शेयर करते हैं, बातें करते हैं। तो जिसको जैसा ज़रूरत होती है उस हिसाब से हम लोग खड़े होते हैं। आर्थिक स्थिति हम लोगों की भी अच्छी नहीं है, ना ही सरकार का हमारे पास कोई फंडिंग है, ना किसी संस्था का हमारे पास किसी प्रकार की कोई फंडिंग है, कुछ नहीं है। सिर्फ हम लोग बस एक दूसरे को आपस में बात करके समझा के जैसा हो सकता है
वैसे हम लोग उनके लिए खड़े होकर के आपसी बातें करके ही हम लोग बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हर कोई सरकार के ऊपर डिपेंड रह नहीं सकता। सरकार तक सोचते रहेंगे तो यहाँ सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो बेहतर है कि हम लोग आपस में अपनी पहल से जिसको जैसे भी मदद कर सकते हैं करके हम लोग आपस में ही इन चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। मैडम, जैसा कि आपने कहा कि लोगों को साक्षर बनाने, विशेषकर जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, उन्हें समझाने का जिस तरह की परेशानियां सामने आई होंगी, वो तो खैर आप अच्छी तरह से जानती होंगी, क्योंकि जो पढ़ा लिखा है नहीं समझाने वाली बात को, महत्वपूर्ण चीज़ों को हालांकि काफ़ी लोग चाहे पढ़े लिखे पुरुष हों चाहे महिलाएं नज़रअंदाज करती हैं। तो मैडम, साक्षरता के अलावा, चूँकि आपने अच्छा कार्य किया, साक्षरता के अलावा आप महिला सशक्तिकरण से भी जुड़ी हैं। हमारे द्वारा खुद ये देखा गया कि कई महिलाएं छोटे छोटे घरेलू उद्योग घरों में संचालित कर रही हैं, जिससे वह अपने परिवार के भरण पोषण में भी उनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर मैडम आपके मन में ख्याल कब आया? हाँ, चूँकि जब हम साक्षरता से जुड़े थे, रोज़ हम लोगों का उठना बैठना महिलाओं के साथ में ही होता था, तो कहीं न कहीं घर की बातों को लेकर के जब चर्चा होती थी कि उस समय यहाँ एक परंपरा थी कि गहने गिरवी रख रख कर के जैसे पैसा लाया जाता था। केम क्षेत्र है, घर का पट्टा है, उसको गिरवी रख कर के लोग पैसा लाते थे। तो जब उनको समय से ब्याज नहीं दे पा रहे हैं, पैसा अगर नहीं दे पा रहे हैं, तो बहुत सारी महिलाओं के गहने डूब गए। बाद में उनका रोना भी हमने देखा है। किसी का घर डूब गया तो उन लोग जैसे सड़क पर आ गए, अब घर नहीं है, तो उस समय फंड तो हमारे पास भी नहीं कि हम कैसे करें, और हम लोग को ये भी नहीं पता कि किससे जा कर के भाई सहायता मांगे इनके लिए। कोई सहायता करेगा भी तो बिना सिक्योरिटी के तो कोई करता भी नहीं था। तो उस समय एक ख्याल आया कि उस समय 98 में ज़िले से एक पहल हुई थी शर्मा सर के DN शर्मा सर के माध्यम से दीदी बैंक का उन्होंने एक गठन की एक शुरुआत हुई थी। उसमें क्या है, 10-12 महिलाओं का जब आपस में जैसे जुड़ कर के एक समूह बनाते थे, तो उसमें हम लोगों ने भी उस ओर पहल की है। सबसे पहले हम लोगों ने सिर्फ 10 रुपये से शुरुआत की थी 98 में। हम लोग सिर्फ 12 महिलाएं थी, हम लोग किए तो महीने का 120 रुपये हो रहा था। तो 10 महीना जमा करते थे तो 1200 रुपया हो गया। तो उस पैसे से क्या है, हम लोगों ने किसी को भी जैसे हमारे समूह की महिला को अगर ज़रूरत है, तो उस समय में 98 में 500 रुपये भी बहुत बड़ी बात थी। तो 1000 रुपये, 500 रुपये, जिसको जब से ज़्यादा ज़रूरत है उसको हम लोग देना शुरू किए। तो ये जब हमने शुरुआत की तो उसका बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिपोर्ट जो है हमको 2-3 महीने में ही दिखने लग गया था। तो उसके बाद फिर इस केम क्षेत्र में लगातार 3-4 महीने के अंदर में करीब 51 समूह बन गए, और सभी के अध्यक्ष सचिव अलग अलग थे। वो था उनका अच्छा पंजीयन भी हो रहा था। दीदी बैंक उनका एक नाम के साथ में जिला साक्षरता समिति में उनका पंजीयन होता था, सब बैंक में खाता खुलता था। मतलब एक पारदर्शिता बहुत अच्छे से थी, और लोग 10-10 रुपये से ही, जैसे हमने शुरुआत की, पूरे 51 समूह उस समय में सिर्फ 10 रुपये से शुरुआत की। मदद एक दूसरे को आपस में कर रहे हैं। उसके बाद लोगों को लगा नहीं 10 रुपये से थोड़ा और बढ़ना चाहिए, तो फिर 50 रुपये, 50 रुपये के बाद फिर 100 रुपये, ऐसे करते मतलब इस पूरे क्षेत्र में ऐसा महिलाओं का एक समूह मतलब एक बहुत बड़ा समूह बना, और सभी अपने हिसाब से कर रहे हैं। उसमें हम लोगों को कोई रोक टोक नहीं, किसी प्रकार का हमारा उसमें कोई इंटरफेयर नहीं है, नहीं इसको मत दो इसको दो, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग खुद डिसाइड करो किसको ज़रूरत है, किसको देना है। तो ऐसा करके जब शुरुआत किए तो लोगों में बहुत ही अच्छा एक पहल गया। धीरे धीरे इस पूरे केम क्षेत्र में समूह बनने लग गए। आज इसको जैसे महिला स्व सहायता समूह बोलते हैं, बट 98 में इसकी जो पहल हुई, उसका जो रिज़ल्ट निकला पूरे, जैसे छत्तीसगढ़ तो उस समय भी नहीं था, वो तो 2002 के बाद बना है। तो उसका इतना अच्छा वो बना कि इस दीदी बैंक के नाम से ही जब पूरे जैसे उसके ज़िले में इसका एक प्रचार प्रसार होने लग गया, तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में, इधर शहरी क्षेत्रों में, तो उसका जो एक पॉजिटिव जो रिज़ल्ट आया, उससे कई महिलाओं के जो है छोटे छोटे जो घर की जो परेशानियां थी वो आपस में दूर होने लगी बिना सरकारी मदद के। तो उसके बाद जो पहल शुरू हुआ बहुत अच्छा। नहीं, किसी को बच्चा बीमार है, उसके लिए जैसे ज़रूरत के समय उसको कहीं भटकना नहीं पड़ता था। समूह बैंक में हम लोग पैसा कम रखते थे, पास में रखते थे, क्योंकि किस समय किसको ज़रूरत पड़ जाए पता नहीं चलता था। तो समूह के जो अध्यक्ष के पास 500-1000 रुपये के आसपास हम लोग रखे रहते थे कि आप उसको एनी टाइम अपने पास रखना, किसको भी ज़रूरत पड़ जाए तो तुरंत उसको देने के काम आ जाए। तो
क्योंकि हमारे क्षेत्र में एक घटना घट चुकी थी। आप लोग वाकिफ़ होंगे, मनोरमा शर्मा जी का जो स्टोरी था, 300 रुपये के लिए उन्होंने अपने बेटे को खो दिया था। उसको इलाज के लिए समय से पैसे नहीं मिले, बहुत जगह भटकी, नहीं मिला, अंततः उसके बेटे की मौत हो गई। मैडम थोड़ा सा तो जानना चाहेंगे हम कि 300 रुपये के लिए कैसे अपने बच्चे से उन्हें हाथ धोना पड़ा। मनोरमा शर्मा जी की कहानी बहुत ही मार्मिक और हृदय विदारक वाली उसकी घटना है। सबसे पहले तो उसके पति की मृत्यु हो गई, ब्रेन हेमरेज हो गया था शायद। तो उसके बाद उसके 2 बच्चे थे, जुड़वे बच्चे थे, बेटा और बेटी। कुछ दिन बाद उसकी बेटी की भी मौत हो गई। सेम प्रॉब्लम था उसको। बेटा था उनका, बेटे का इलाज चल रहा था क्योंकि शायद हार्ट में होल था। जी जी। प्राइवेट हॉस्पिटल में शायद कहीं उनका इलाज चल रहा था। उस समय तक मैं उनसे वो हमारे संपर्क में नहीं थी। ये 2000 पहले की बात है ये। 95 या 96 के आसपास की उसकी ये घटना है। जी वो लगभग हमसे 99 के आसपास हमसे वो जुड़ी थी वो। उसको जब तक हम लोगों को जब तक पता चला, उसके साथ ये घटना घटी कि बच्चे को दवाई के लिए लेके जाना था और बच्चा एकाएक सीरियस हो गया। दवाई मंगाना था, उन्होंने आजू बाजू सबके बहुत दरवाजे खटखटाए, मिन्नतें की, पर उसको पैसा कहीं नहीं मिला। लास्ट में ऐसा हुआ कि जब हॉस्पिटल भी पहुंची, रोने लगी, तब तक उसका बच्चा ख़त्म हो चुका था। तो ये जो घटना है हम लोगों को अंदर से हिला करके रख दिया। और वो तो इतनी टूट गई थी, पति ख़त्म हो गया, दोनों बच्चे ख़त्म हो गए। तो उसकी तो दर्द हम लोग समझ सकते हैं कि किस दर्द से वो गुजरी हैं, क्या है। तो उसको उस समय हम लोगों को लगा कि उनके साथ खड़े रहना चाहिए। हम लोगों ने कुछ नहीं किया उसको, किसी प्रकार की हम लोगों ने पैसे की मदद नहीं की, पर हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं। ऐसे करके कुछ महिलाएं जो है बहुत दिन तक उनके साथ रहे, बैठे रहना, करना, उनका माइंड वॉश करना। आप दूसरों के लिए कुछ करिए, मिसाल बनिए, कुछ अपने लिए करो, है ना। ऐसे करते करते उनको थोड़ी सी सिलाई आती थी, उस सिलाई को उन्होंने अपना फिर जरिया बनाया। जरिया बनाया, फिर उन्होंने 5वीं की परीक्षा दी। फिर मुझे लगा कि उनको थोड़ा सा बिज़ी रखना चाहिए, व्यस्त रखना चाहिए उसको, ताकि दिमाग में जो है उनका कुछ अजीब ख्याल मत आया, ऐसा करके। तो हम लोगों ने क्या किया, एक समूह बना करके हमने उसे दे दिया कि आप ये 10-12 महिलाओं के आप अध्यक्ष हैं, आपको ये समूह को आप संचालन करना है। पैसा आप एनी टाइम अपने पास कुछ रखिए ताकि किसी दूसरे को ज़रूरत पड़े। फिर उसने उस और वो किया। पहले उन लोग तब तक 10 रुपये से हम लोग 50 रुपये में आ चुके थे। 50 रुपये उन लोग आपस में जमा करने लगे। 50 रुपये से 12 महिलाएं 600 रुपये हो गया। ऐसे करते उन्होंने उसके बाद उसका समूह, मुझे लगता है इस पूरे कैंप क्षेत्र का जो है सबसे हाईएस्ट अगर पैसा जमा करने वाला कोई ग्रुप रहा तो वो मनोरमा जी का रहा। उसके बाद उन लोगों का ऐसा हुआ कि वो लोग महीने का 500-500 रुपये करने लगी महिलाएं। तो उन लोगों ने कई लड़कियों की शादी में पैसे मदद करने लगे, किसी के बीमारी में जैसे हज़ारों का मदद करने लगे। तो एक बहुत बड़ा समूह, उनका तो 40-50 हज़ार रुपये तक इन लोग आपस में एक दूसरे को मदद करने के लायक हो गए। तो वो दर्द को जो समझता है वही उन चीज़ों को आगे कर सकता है। आज उनके पास आप जब भी चले जाओ, एनी टाइम 15-20 महिलाएं उसके पास बैठी मिल जाएंगी। किसी को पैसे की ज़रूरत है, कोई काम करते रहता है, बहुत सारे लोगों का वो भी सिलाई भी फ्री में सिखाती हैं। तो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, पैसे की मदद तो हम लोगों ने नहीं किया। बस ये है कि हम एक दूसरे के लिए खड़े हैं। वो जो काम लगता है, अब वो मैं मदर टेरेसा नगर में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो काफ़ी है। उस पूरे एरिया में वो अपने हिसाब से महिलाओं को हैंडल करती हैं। वो लोग भजन, मतलब जैसे भी उन लोगों को रहना है, वो अपने हिसाब से अपने काम को करते हुए वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारा काम बस इतना ही है कि हम एक दूसरे को सुख दुख में खड़े हैं। जो हो सकता है हम लोग उनके लिए किस तरीके से मदद कर सकते हैं वो करने बस के लिए हम लोग तत्पर हैं। अब तो वो तो बहुत सारे काम कर लेती हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का वो भी एक बहुत बड़ी उदाहरण इस कैंप क्षेत्र से निकल करके है। तो अच्छा लगता है कि थोड़ा सा प्रयास उस समय जो हम लोग किए, उसका आज एक सुखद परिणाम जब अपने क्षेत्र में जब देखते हैं तो एक अच्छा लगता है। मैडम बच्चों के कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए भी आपकी संस्था के माध्यम से प्रयास किया जाता है, कई बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उसके अलावा
घरेलू उद्योग के संचालन को लेकर के युवतियों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है, तो यह किस तरह की प्रक्रिया है मैडम? कंप्यूटर को लेकर के ये था कि क्योंकि आप भी जानते हैं कि कंप्यूटर का फ़ीस बहुत ज़्यादा है। केम क्षेत्र अब आप तो साइंस का युग आ गया है, तो अगर छोटे से भी अगर काम के लिए दुकान में भी जाते हैं तो पहले ये पूछते हैं कि आपको कंप्यूटर का बेसिक आता है कि नहीं आता है। तो फिर हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे कि कैसे करें कैसे करें। उसके बाद हम लोगों ने मात्र 300-350 रुपये फ़ीस से कंप्यूटर क्लासेस अपने यहाँ पर हम लोग अपने केम क्षेत्र में शुरू किए, ताकि यहाँ की खास करके बच्चियों को, खास करके लड़कियों को कम फीस में हम लोग उनको शिक्षा दे सके कंप्यूटर की। वो फीस भी रखने का रीज़न ये था क्योंकि जो टीचर आएगा पढ़ाने के लिए उसको पेमेंट चाहिए, क्योंकि रोज़ रोज़ तो कोई निःशुल्क तो करेगा नहीं। उस नाते जो हम लोगों ने मात्र 300 रुपये में क्लासेस को शुरू की। करीब यहाँ से अभी तक 450 बच्चियाँ जो है प्रशिक्षण लिए चुके हैं, और बहुत सारी बच्चियाँ जो है अलग अलग जगह पर, कोई छोटे कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई मॉल में काम कर रही हैं, कोई और किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में काम कर रही हैं। तो ऐसे अलग अलग जगह पर काम करके वो बच्चियाँ आज महीने का 8-10 हज़ार रुपये कमा ले रही हैं। तो ये हमारे लिए, हमको अंदर से एक सुकून मिलता है कि एक चीज़ हमारे क्षेत्र के लिए ज़रूरत है। इसलिए हमने कंप्यूटर की यहाँ पर शुरुआत की थी। मैडम, चूँकि आपके कार्यों को देखते हुए लगातार ये देखने को मिलता है आपको देश भर की विभिन्न सामाजिक संगठन जो है, प्रतिष्ठित संगठन है, सामाजिक संस्थाएं, उनके द्वारा आपको सम्मान के लिए आमंत्रित किया जाता है। कई कार्यक्रमों में आप नहीं पहुंच सकती, कई कार्यक्रमों में आप सम्मान समारोह में आप जाती, तो आपको मैडम कैसा महसूस होता है जब अन्य प्रदेशों से आपको सम्मान देने के लिए आमंत्रित किया जाता है? सम्मान हर किसी को अच्छा लगता है। ये कि अंदर से एक सुकून ये है कि इन जो 32 सालों में हमने जो मेहनत की है, आज हमारे छत्तीसगढ़ के अलावा अदर जो है, इवन मुझे अयोध्या से भी आमंत्रण आया था कि आपको इस पुरस्कार के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं करके, पर हम बहुत दूर नहीं जा पाते हैं। फिर भी मैंने मध्य प्रदेश में भारत श्री सम्मान लेने के लिए गई थी, भारत भूषण सम्मान था, ऐसे कुछ अवार्ड हैं। कुछ अवार्ड्स को मैं लेने गई थी, अंबिकापुर गई थी, अपना छत्तीसगढ़ रत्न का जो पुरस्कार था, जो नज़दीक हैं। जैसे अगर उस समय घर में अगर बच्चे सब अगर कुछ छुट्टियां हैं तो चले जाती हूँ, नहीं तो मैं यही बोलती हूँ कि मुझे आप कोरियर से भेज दीजिए, क्योंकि अभी मैं आने में सक्षम नहीं हूँ करके इस प्रकार से मैं कोरियर से इन पुरस्कारों को मंगा लेती हूँ। मैडम, जो घरेलू कामकाजी महिलाएं और कुछ बाहर निकल के, घर से बाहर निकल के वो कुछ काम करना चाहती हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से वो घर से निकल पाने में अपने आप को मजबूर पाती, नहीं निकल पाती, चाहे उसके पीछे उनके पति की बातें हों, चाहे सास की, चाहे घर के किसी अन्य सदस्य की। तो ऐसी महिलाएं मैडम जो काम करना चाहती हैं, 2 पैसे कमाना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? छोटे छोटे घरेलू उद्योग हैं जिसको वो शुरुआत कर सकती हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो घर में इडली बनाती हैं, तो सुबह अगर वो 2 घंटे मेहनत कर लेती हैं तो आराम से वो 250 से 300 रुपये दिन का कमा सकती हैं। इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल अपने केम क्षेत्र में हैं जो उन लोग कर रही हैं। और जैसे दोना पत्तल का है, हमारे यहाँ मशीन भी लगी हुई है, कुछ बच्चियाँ उसका कर रही हैं। आसपास जितने जो गुपचुप के जो ठेले वगैरह हैं, मोमोस वगैरह के ठेले हैं, वहाँ जाते हैं, वो काम करके भी बहुत सारे जो महिलाएं हैं उस काम के माध्यम से भी आगे बढ़ रही हैं। कुछ लोगों को बहुत अच्छी सिलाई आती है, या सिलाई अगर कम भी आती है तो कुछ लोग हैं जो निःशुल्क उनको मतलब आगे सिखाने के लिए अग्रसर हैं, तो उन लोगों के पास हम लोग उनकी कांटेक्ट करा देते हैं कि आप लोगों के माध्यम से कुछ इनको मदद हो जाए तो कर दो। तो उन लोगों के पास अगर साड़ियों के फाल पीको वगैरह करना रहता है तो इन महिलाओं को दे देते हैं। तो बहुत बड़े स्तर पे तो नहीं, पर हम लोग हाँ इतनी कोशिश करते हैं कि उन लोगों के पास में भी कम से कम 3-4 हज़ार रुपये का इनकम आराम से हो जाए, ये कोशिश करते हैं, और काम के बदले में उनको वो चीज़ें मिल जाती है। ये थी हमारे साथ समाज सेवी बी पोलम्मा जी, जिनके द्वारा हमें ये पूरी विस्तार से जानकारी दी गई कि कब से इन्होंने ये समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़ने से पहले साक्षरता अभियान जो चलाया जा रहा था तो राज्य सरकार द्वारा, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका इनके द्वारा निभाई गई है पोलम्मा जी के द्वारा। चूँकि लगातार ये भ्रमण पर रहती आई हैं महिलाओं को, निरक्षर महिलाओं को साक्षर बनाने को लेकर के, तो कैंप क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी लगातार दौरा करने के बावजूद उनके संज्ञान में यह बातें आई कि आज भी कई महिलाएँ जो पढ़ना लिखना चाहती लेकिन पढ़ नहीं पाती किन्हीं कारणों से,
तो उन्हें साक्षर करने का बीड़ा बी पोलम्मा जी और उनकी टीम द्वारा उठाया गया। घरेलू कामकाजी महिलाओं के लिए पोलम्मा जी का कहना है कि यदि वो घर से किन्हीं कारणों से नहीं निकल पा रही, अपने आप को अक्षम महसूस कर रही है, तो घरेलू उत्पाद भी बनाए जा सकते हैं घर में रह करके। उसके लिए पोलम्मा जी से संपर्क किया जा सकता है। किस तरह के ये उत्पाद हैं, किस तरह से इनका विक्रय किया जाएगा, तमाम तरह की जो दिशा निर्देश है, मार्गदर्शन जिसे कहा जा सकता है, वो बी पोलम्मा जी से मिलकर के उठाया जा सकता है। वन मीडिया न्यूज़ के लिए दीपक तल्लेवार के साथ संजय दुबे।